सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लगभग 27 करोड़ रुपए कमाए और उस पर एक भी रुपए का टैक्स ना दे? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच में हुआ है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। तो ये रकम है 26 करोड़ 77 लाख 72,881 रुपए। जी हाँ, ये वो अमाउंट है जो एक शख्स ने लिस्टेड शेयरों को बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पे कमाया था। और कमाल की बात तो ये है कि ये इतना बड़ा मुनाफा, ये भारी भरकम गेन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक की बिक्री से आया था। तो फिर सवाल उठता है, टैक्स बिल कितना बना होगा? जरा अंदाजा लगाइए। इतनी बड़ी रकम पर तो करोड़ों का टैक्स बनना चाहिए था, है ना? जवाब है ज़ीरो, एक भी पैसा नहीं। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये कोई जुगाड़ या टैक्स बचाने का कोई लूपहोल नहीं था। ये तो एक बिल्कुल कानूनी रणनीति थी, जिसे अदालत ने भी सही माना। एक बहुत ही लैंडमार्क टैक्स ट्रिब्यूनल केस से ये पूरा मामला सामने आया। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा है श्रीमती गोयनका से। इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत ही खास प्रोविजन का, मतलब एक प्रावधान का, इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि ये सब मुमकिन हो पाया। और वो खास प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54F। अब ये सेक्शन कहता क्या है? आसान भाषा में समझें तो अगर कोई घर के अलावा कोई और संपत्ति जैसे शेयर्स या ज़मीन बेचता है और उस पे जो भी मुनाफा होता है उस पैसे से एक नया घर खरीदता है या बनाता है, तो उस मुनाफे पर टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन मामला इतना सीधा साधा था नहीं। टैक्स ऑफिसर ने श्रीमती गोयनका के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी वजहें गिनाईं। बस यहीं से इस कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। तो चलिए एक एक करके इन आपत्तियों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति थी मालिकाना हक के नियम को लेकर। टैक्स ऑफिसर का कहना था कि भाई, श्रीमती गोयनका के पास तो पहले से ही एक से ज्यादा घर हैं और नियम के हिसाब से ये उन्हें इस छूट के लिए अयोग्य बनाता है। जबकि असलियत कुछ और थी। उनके पास एक खाली जमीन थी और एक दूसरी फैमिली प्रॉपर्टी में वो सिर्फ एक को ओनर थी, यानी सहमालिक। अब जब ये मामला इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT के पास पहुंचा तो उनका फैसला एकदम क्लियर था। उन्होंने साफ साफ कहा कि BT रोड वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो खाली जमीन थी, जिस पर एक किराएदार ने फैक्ट्री बना रखी थी, और एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को आवासीय घर तो नहीं माना जा सकता, तो इस वजह से वो अयोग्य नहीं हो सकती। रही बात दूसरी प्रॉपर्टी की, तो उस पर ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र किया। कहा कि किसी प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर या को ओनर होना और उस प्रॉपर्टी का अकेला मालिक होना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। लिहाजा ये दूसरी प्रॉपर्टी भी छूट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती। अच्छा, तो पहली आपत्ति तो खारिज हो गई। अब आते हैं टैक्स ऑफिसर की दूसरी आपत्ति पर, और ये जुड़ी थी घर बनाने की टाइमलाइन से। ऑफिसर का तर्क था कि घर बनाने का काम तो शेयर बेचने से कई साल पहले ही शुरू हो गया था, तो फिर ये छूट कैसे मिल सकती है? लेकिन यहाँ कानून की व्याख्या थोड़ी अलग है। कानून इस बात पर जोर देता है कि कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ, इस बात पर नहीं कि वो शुरू कब हुआ था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2015 में, शेयर्स बेचे गए 13 जुलाई 2020 को, और घर बनकर तैयार हुआ 9 जून 2022 को। मतलब शेयर बेचने के बाद जो 3 साल की कानूनी डेडलाइन थी, ये तारीख उसके बिल्कुल अंदर थी। तो इस पॉइंट पे भी ट्रिब्यूनल का नजरिया एकदम साफ था। कानून के हिसाब से टाइमर तब शुरू होता है जब संपत्ति बिकती है, ना कि तब जब घर बनना शुरू होता है। सीधा सा नियम है, संपत्ति बेचने के 3 साल के अंदर नया घर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं टैक्स ऑफिसर की तीसरी और आखिरी आपत्ति की तरफ। ये आपत्ति थी पैसे के इस्तेमाल को लेकर। ऑफिसर ने कहा कि शेयर बेचकर जो पैसा आया, उस एग्जैक्ट पैसे को घर बनाने में इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि कानून ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। कानून के लिए जरूरी बस यह है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो वो कैपिटल गेन की रकम के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और ये चार्ट इसी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, कैपिटल गेन हुआ था करीब 26.7 करोड़ रुपए का, जबकि श्रीमती गोयनका ने नए घर पर इन्वेस्ट कितना किया? लगभग 53.8 करोड़ रुपए,
यानी मुनाफे की रकम से कहीं ज्यादा। तो इस मुद्दे पर भी ITAT ने ये बात पक्की कर दी कि कानून में ऐसी कोई शर्त है ही नहीं कि बिक्री से आए पैसे को ही सीधे इस्तेमाल करना है। जब तक कुल निवेश की गई रकम शर्तों को पूरा कर रही है, तब तक छूट का दावा बिल्कुल जायज है। तो जब एक एक करके तीनों ही आपत्तियां खारिज हो गईं, तो जाहिर है फैसला श्रीमती गोयनका के हक में ही आया। तो चलिए अब इस पूरे केस से जो जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। इस केस ने सेक्शन 54F को लेकर 3 बहुत ही जरूरी बातें साफ कर दी। पहली, फैमिली प्रॉपर्टी में को-ओनर होना किसी को अयोग्य नहीं बनाता। दूसरी, कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन पूरा होने की तारीख से गिनी जाएगी, शुरू होने की तारीख से नहीं। और तीसरी, बिक्री से मिले एग्जैक्ट पैसों को ही इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कुल इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन के बराबर या उससे ज्यादा हो। और आखिरकार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर को रद्द किया, श्रीमती गोयनका की अपील को सही माना और उन्हें पूरे 26 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन पर टैक्स की छूट दे दी। वाकई इस एक फैसले ने टैक्स प्लानिंग और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई नियमों पर जमी धूल साफ कर दी है और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि कानून की इस दुनिया में अगली ऐसी कौन सी टैक्स स्ट्रैटेजी होगी जिसे अदालतों में इस तरह परखा जाएगा।